आ जाते हैं न्यूक्लियर एनएमआर मींस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, एनएमआर में तीन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वन इज न्यूक्लियर, सेकंड वन इज मैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज रेजोनेंस। मींस कि ये जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके न्यूक्लियस से डील कर रही है। ठीक है, और न्यूक्लियस से डील कर रही है, साथ ही मैग्नेटिक का वर्ड यूज हुआ है। मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी मैग्नेटिक जो है वो उसका कंसर्न है यहाँ पे। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी यहाँ पे रिलेट है इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में। थर्ड वर्ड हमारे पास जो है वो है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली रेजोनेंस नहीं है जिसमें आप कैनोनिकल फॉर्म्स ड्रॉ करते हो, रेजोनेंस बनाते हो, वो ये रेजोनेंस ये वो रेजोनेंस नहीं है। ये रेजोनेंस वो है कि जब आप फिजिक्स में बात करते हो कि जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो एक रेजोनेंस हमारे पास फिनोमेना आकर करता है, तो ये वो वाली रेजोनेंस है। सो एनएमआर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम एक न्यूक्लियस से डील करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से डील करते हैं, रेजोनेंस फिनोमेना को स्टडी करते हैं। अगर हम इसको डिफाइन करने लगे तो हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन बाय अ मैग्नेटिक न्यूक्लियस इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज नेम्ड एज एनएमआर। अच्छा, अब ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन क्या है, इसमें बेसिकली मकसद ये है कि एक आपने मैग्नेटिक न्यूक्लियस लेना है। अब मैग्नेटिक न्यूक्लियस क्यों कहा है, तो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो कि आपके एनएमआर एक्टिव होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास जो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं तो वो आगे हम देखेंगे। बट हमारे पास अभी तक ये है कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस होना चाहिए मैग्नेटिक न्यूक्लियस, और उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारा फिनोमेना जो है, इस सब की स्टडी आपके पास एनएमआर में आ जाती है। ठीक है, अब एनएमआर आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। एनएमआर आपको इंफॉर्मेशन देता है कि एक कंपाउंड या एक जो गिवन आपके पास कंपाउंड है उसमें कितने डिस्टिंक्ट न्यूक्लियाई हैं, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, और साथ ही ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि हर जो न्यूक्लियाई है उसकी इन्वायरमेंट में क्या क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन कौन से प्रेजेंट है, उसकी केमिकल इन्वायरमेंट क्या है, उसके नेबरिंग में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। अगर हम प्रोटॉन एनएमआर की बात करें, ठीक है, तो इसकी नेबरिंग या सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कि सराउंडिंग में कौन कौन से न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो हम जो है वो एक कंपाउंड के स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं, या अगर हमें मोलेकुलर फॉर्मूला गिवन है तो वहां से हम उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इससे पहले एनएमआर को समझने से पहले हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, न्यूक्लियर। ठीक है, और उस न्यूक्लियाई को समझने से पहले हमें एक एटम का पता होना चाहिए। अब जब एटम की बात हम करते हैं तो एटम में हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, वन इज फर्मियंस एंड द अदर वन इज बोसॉन्स। ठीक है, फर्मियंस कौन से होते हैं, फर्मियंस हमारे पास होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये वो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो स्पिन है वो फ्रैक्शन में होती है, मतलब 1/2, 3/2, हाफ होती है, मतलब फ्रैक्शंस में होती है। जबकि बोसॉन्स जो हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं उन्हें कहा जाता है फोटोन, यानी फोटोन जो है वो एक बोसॉन की एग्जांपल है, और इन केसेस में हमारे पास इनकी जो स्पिन होती है वो हमेशा एक होल नंबर होती है, यानी 1, 2, 3। ठीक है, अब जो आपके पास आई है, यहाँ पे आई इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अब इस स्पिन क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, ये एक जर्नल फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू n/2। अब n क्या है, n आपके पास 1 से लेके सो ऑन नंबर कोई भी हो सकता है। जी मुसव्वर। मैम मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे एक स्पिन है, हम्म, जो होल नंबर में स्पिन है वो तो ठीक है जाती है, और ये जो फ्रैक्शन है स्पिन है जैसे मुझे आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है। मैम अभी आवाज आ रही है? अब ठीक आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अब जब आप होल नंबर में बात करते हैं वो तो चले समझ आती है कि एक स्पिन की हम्म वैल्यू है, और हम्म जैसे अब स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें भी 1/2 है, हम्म। तो वो क्या क्या चीज है 1/2, या उनकी कोई स्पिन को एवरेज कह सकते हैं आप, या स्पिन जैसे कोई रिलेटिव मास होता है, जैसे कुछ। ठीक है,
अब यहाँ पे आपके पास जो स्पिन फ्रैक्शन और स्पिन की वैल्यू है, तो ये यही है कि आपके पास जो स्पिन फ्रैक्शन का मतलब है कि उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, ठीक है। और जो आपका इन केस ऑफ होल स्पिन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो इट मीन्स वो एक आपकी टोटल स्पिन होगी, यानी वन स्पिन, ठीक है। अच्छा, अब आप जैसे जो आपकी सम ऑफ स्पिन होती है वो हमेशा, अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो हम कहते हैं जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो एक क्लॉकवाइज जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो उन दोनों का जब हम सम करते हैं तो सम करने के बाद हमारे पास अगर वो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो वो कैंसल आउट हो जाएगी, और उस केस में हमारे पास जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है कि कोई नेट स्पिन नहीं होगी। तो सिमिलर इज द केस यहाँ पे इस तरह है कि अगर दो जो है आपके पास अनपेयर्ड फॉर्म में है और वो आपके पास पैरेलल स्पिन रख रहे हैं, मतलब एक की भी क्लॉकवाइज है दूसरे की भी क्लॉकवाइज है, एक की एंटी क्लॉकवाइज है दूसरे की भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में जब आप सम करोगे तो वो फ्रैक्शन की बजाय एक होल नंबर, वो एक होल नंबर हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि जो हमारे पास फर्मियंस हैं उनकी स्पिन हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, और जो हमारे पास बोसॉन्स हैं उनकी स्पिन हमारे पास एक होल नंबर होती है, यानी उनका स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा एक होल नंबर होता है। और इन केस ऑफ फर्मियंस हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो n/2 से कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक जर्नल फॉर्मूला है, जर्नल फॉर्मूला से मतलब अगर आप 1/2 करोगे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगी, 2/2 करोगे तो ये 1 हो जाएगी। इसमें से जो फ्रैक्शनल है वो आपकी फर्मियंस के लिए हैं स्पिन क्वांटम नंबर, और जो आपके होल नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपके बोसॉन्स के लिए होते हैं। हमने यहाँ बोसॉन्स यानी फोटॉन को डिस्कस नहीं करना, हमने जस्ट यहाँ पे फर्मियंस से डील करना। अब हम जब क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो वहां पे हमारे पास हमें पता है कि कभी भी जो दो इलेक्ट्रॉन एक सेम एनर्जी लेवल में रिजाइड कर रहे होते हैं तो उनके लिए चारों जो क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती। रीजन क्या है कि रीजन उनका है स्पिन क्वांटम नंबर के, उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होती है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि सेम एनर्जी लेवल में लाई कर रहे हैं। अब यही कॉन्सेप्ट हम एनएमआर पे अप्लाई करते हैं कि एनएमआर में हमने एक न्यूक्लियस को स्टडी करना है। पहले हमने एटम को देख लिया, अब हम न्यूक्लियस पे फोकस करते हैं कि हमारे पास सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है जो कि हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और सराउंडिंग में हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी रखते हैं ऑर्बिटल मोशन भी रखते हैं। अब हमें पता है कि जब कोई भी चार्ज स्पीशी जो है वो आपके पास रिवॉल्व करती है तो वो अपनी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन चूंकि एक चार्ज स्पीशी है तो वो जब आप स्पिन मोशन कर रहा होता है या रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस तो वो अपनी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है। सिमिलर इज द केस विद द न्यूक्लियस, ठीक है। जब आप न्यूक्लियस चूंकि एक ओवरऑल न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है ड्यू टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, सो अगर वो चार्ज स्पीशी है और अगर हमारा न्यूक्लियस जो है वो भी स्पिन मोशन कर रहा है तो इट मीन्स कि जब एक चार्ज स्पीशी स्पिन मोशन कर रही होती है तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अपनी सराउंडिंग में ओरिजिनेट करनी चाहिए। और यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जब हम इस किसी न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट करती हैं, या तो उनके साथ पैरेलल अलाइन हो जाती हैं या उनके एंटी पैरेलल अलाइन हो जाती हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने एनएमआर पे अप्लाई करना। अब हमारे पास क्या है क्लास के यहाँ पे क्लास सपोज दिस वन इज योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है आपके पास ये सर्कल सर्कल जो है स्फेयर का आपके पास वो एक इलेक्ट्रॉन है, और वो आपके पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व कर रहा हो तो आपने अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है, राइट हैंड रूल लगाना है। तो जिस जिस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को आपने रोटेट करवाना है, ठीक है। तो जो आपका थंब होगा क्लास वो आपका साउथ पोल दिखाएगा, और जो आपका उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ये समझ आए?
एक इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है तो उस केस में आपने राइट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे उसकी एंटी क्लॉकवाइज मोशन पे, तो उस केस में जो थंब है आपका वो आपको साउथ पोल बताएगा, और जो आपका ऑपोजिट एंड है थंब के बिल्कुल ऑपोजिट वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल के हमेशा कहाँ जाती हैं? साउथ की तरफ। अब अगर इलेक्ट्रॉन आपका एंटी क्लॉकवाइज की जगह अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो या क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा हो, तो उस केस में अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसी तरीके से थंब आपको, अगर आप अपनी फिंगर को उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो आपका जो थंब है वो आपका साउथ पोल बताएगा और ऑपोजिट एंड आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है। सो ये हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में समझ आ गया? अगर इसको खुद भी करके देख लो। फिंगर और थंब का क्या है? फिंगर तो थंब एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर है। थंब जो है वो आपको साउथ पोल दिखाएगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन। ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उस केस में आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर्स को रोटेट करना है, तो जो थंब है आपका वो आपका साउथ पोल दिखाएगा। दोनों केस में मैम अपोजिट हो जाएगा ना? ऑपोजिट हो जाएगा तो। ठीक है, क्योंकि एक केस में आपका थंब अबव डायरेक्शन में आएगा, एक केस में आपका थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है मैम। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, अब ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए राइट हैंड थंब रूल ये है। और इलेक्ट्रॉन्स चूंकि चार्ज पार्टिकल है, अभी हमने बात की कोई भी चार्ज स्पीशी या तो ऑर्बिटल मोशन कर रही हो, स्पिन मोशन कर रही हो, तो यहाँ चूंकि हम स्पिन से डील कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज स्पीशी जब रिवॉल्व कर रही होती है, ये स्पिन मोशन में होती है, तो उस केस में अपनी सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो ओरिजिनेट करती है। वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही होती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है। और वो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आपके पास s इंटू एस प्लस वन, वेर एस क्या है यहाँ पे? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। और यहाँ पे इस हमारे पास होल स्क्वायर रूट है इंटू एच ओवर 2 पाई। ठीक है, ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। लेकिन हमने यहाँ डील करना है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है जबकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इट मींस कि जो राइट हैंड थंब रूल हम लगाएंगे फॉर न्यूक्लियस या फॉर प्रोटॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में जो आपका चार्ज स्पीशी है बेसिकली वो प्रोटॉन है। ठीक है। सो अगर हम अपने न्यूक्लियस पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे या प्रोटॉन पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के केस से। मतलब अब अगर आप इस वाली को देखो, ये वही केस है कि एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, जैसे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा था, यहाँ पे भी आपका जो है वो स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, बट ये प्रोटॉन के लिए है, ये न्यूक्लियस के लिए। सो अगर अब आपका प्रोटॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो अब इस केस में आपका जो थंब है वो आपका नॉर्थ पोल दिखाएगा और जो ऑपोजिट एंड है वो आपका साउथ पोल दिखाएगा। इसको कंफ्यूज मत करना, इलेक्ट्रॉन के केस में थंब आपका जो है वो साउथ पोल दिखाएगा, जबकि प्रोटॉन के केस में थंब जो है वो आपका नॉर्थ पोल दिखाएगा। समझ आया यहाँ तक? अच्छा, फिर उसके बाद इट मींस कि यहाँ पे भी अगर हमारे पास चार्ज स्पीशी है एक न्यूक्लियस, तो वो भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट करेगा, उसका भी एंगुलर मोमेंटम होगा। बट इन दिस केस एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास कुछ ये है कि जस्ट मैंने s को रिप्लेस कर दिया है I से, और I यहाँ पे क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में स्पिन क्वांटम नंबर था, यहाँ पे I हमारे पास न्यूक्लियस के केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या स्पिन क्वांटम नंबर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, बट इन फॉर न्यूक्लियस। अच्छा, उसके बाद आ जाते, यहाँ तक समझ आ गया ना क्लास? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी स्टूडेंट को?
अच्छा, उसके बाद क्लास जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है होता है और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो पहले उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो कि हमेशा हम बात करते हैं न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी, हमारे पास है सेंट्रल डेंस पोर्शन है एटम का और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर इसका प्रूफ हम देखें कि कैसे हमें पता चला कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो उसकी रीजन ये है कि न्यूक्लियस हमारे पास न्यूक्लियॉन से बना हुआ है जो कि है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। वो क्वार्क्स टोटल इन नंबर 6 होते हैं हमारे पास। ठीक है, जिसमें हमारे पास टॉप डाउन अप बॉटम स्ट्रेन चार्म, ये हमारे पास 6 क्वार्क होती हैं। अब जो हमारा इसमें हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन जो है वो टोटल आपके पास क्वार्क्स जिनसे बना होता है वो है 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। एक अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2e/3। ठीक है, यहाँ पे 2 अप क्वार्क्स हैं तो यहाँ भी हर एक पे चार्ज होगा 2e/3 और एक डाउन क्वार्क पे चार्ज होगा -e/3। अगर आप इस सब का होल सम कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 3e/3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो 1e का मतलब है कि प्रोटॉन आपके पास चार्ज रखता है जो कि इक्वल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, बट वो है पॉजिटिव। प्रूव हो गया। अब न्यूट्रॉन के केस पे आते हैं। अब न्यूट्रॉन जो है वो मिलके बना होता है 2 डाउन क्वार्क से और 1 अप क्वार्क से। एक डाउन क्वार्क पे चार्ज होता है -e/3, तो यहाँ पे 2 डाउन क्वार्क्स हैं तो मींस उन पे चार्ज हो जाएगा -e/3 और एक अप क्वार्क पे चार्ज होता है +2e/3। अगर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2e -2e यानी 0। तो इट मीन्स कि आपका न्यूट्रॉन जो है उस पे चार्ज 0 होता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि न्यूट्रॉन चार्ज स्पीशी नहीं रखता, न्यूट्रॉन में चार्जेस नहीं है। न्यूट्रॉन में चार्जेस हैं जो कि उसकी क्वार्क्स की वजह से हैं। उसके डाउन क्वार्क्स पे एक चार्ज स्पीशी है और आपकी जो अप क्वार्क है वो भी चार्ज रखती है, बट वो न्यूट्रल इस वजह से है क्योंकि उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसी वजह से ओवरऑल उसमें न्यूट्रलिटी है। बट ये नहीं हम कह सकते कि वो एक चार्ज स्पीशीज वो बिल्कुल चार्ज नहीं रखती, वो चार्ज रखती है बट वो इक्वल नंबर ऑफ चार्ज रखती है। सो इस वजह से आप कह सकते हो कि वो ओवरऑल न्यूट्रल है। ठीक है, ये रीजन, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि कुछ केसेस में अभी आप देखोगे कि कुछ न्यूक्लियाई की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं इन केस ऑफ एनएमआर कि कौन कौन से न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो वहाँ पे हम डील करते हैं कि जिनका हमारे पास मास नंबर इवन हो या हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास वो ऑड हो, यानी हम ऑड नंबर से डील करते हैं। तो वहाँ ऑड नंबर, कुछ केसेस में ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, कुछ केसेस में ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो इट मीन्स कि जो आपका ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है या ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो क्यों यहाँ पे डिस्कस हो रहा है? वो इसलिए डिस्कस हो रहा है कि न्यूट्रॉन ऑल्दो चार्ज स्पीशी ओवरऑल नहीं रखता, बट स्टिल उसके अंदर क्वार्क्स प्रेजेंट है जो कि चार्ज स्पीशी हैं, और इसी वजह से न्यूट्रॉन जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है, ऑल्दो अगरचे वो न्यूट्रल है तब भी। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा अभी, बट इसकी क्लासिफिकेशन जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब दोबारा आते हैं, ये पहले मैंने बताया आपको कि एटम हो गया, एटम के अंदर फर्मियंस हो गए, बोसॉन्स हो गए। फर्मियन से हमने डील करना है जिसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। इनकी स्पिन हमेशा फ्रैक्शन में होती है। इनकी जब स्पिन को हम देखते हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज तो उस पर जो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे उसमें थंब हमेशा हमें साउथ पोल बताता है। बट अगर यही राइट हैंड थंब रूल अगर हम प्रोटॉन के लिए लगाएं या न्यूक्लियस के लिए लगाएं तो उस केस में हमारा जो थंब है वो हमें नॉर्थ पोल बताता है। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे इसी को कोरिलेट किया है कि अगर आपके पास एक कॉइल हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो हमारे पास जो है
वो दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है एक्चुअल करंट और एक हमारे पास होता है कन्वेंशनल करंट। तो जो एक्चुअल करंट होता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में हमारे पास अगर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये जो मोशन है आपके पास फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, ये कन्वेंशनल करंट है। बट एक्चुअल करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है फ्रॉम द नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ दो चार्जेस हैं, और दोनों के लिए अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आपके पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप लगाओगे तो उस केस में आपका जो थंब है यहाँ पे, इस केस में आपका जो थंब है वो आपको साउथ पोल दिखाएगा, और अगर आप यहाँ प्रोटॉन के लिए या पॉजिटिव चार्ज के लिए उसी स्पिन को लगाओगे तो अब इस केस में आपका नॉर्थ पोल अबव साइड पे है। यहाँ तक समझ आया? एक्सक्यूज मी मैम, ये जो आप बात कर रही हैं कि स्पिन की फ्रैक्शन में होगा या होल नंबर में होगा, काइंडली वो एक्सप्लेन करें, वो फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है कोई भी स्पिन? स्पिन फ्रैक्शन में तब होगा ना जब उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ या तो प्रोटॉन जो है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट, वो ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे ना कि स्पिन अगर हमारे पास जो है वो होल नंबर में आ जाए, कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होंगे जिनके केस में हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं आता, वो होल नंबर में आ जाता है। तो वो कौन से केसेस होंगे? जिनमें उनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इवन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इवन होगा। और अभी मैंने आपसे बात की है, जब इवन नंबर हो जाते हैं तो पेयरिंग हो जाती है, और जब पेयरिंग हो जाती है तो पेयरिंग के बाद जो स्पिन है वो कैंसल आउट हो जाती है। अगर एक ही हाफ है, प्लस हाफ है, दूसरे की माइनस हाफ होगी, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बट इन केस अगर आपके पास वो ऑड नंबर में है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड है, तो उस केस में उनको पेयर अप करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। और जब उनको पेयर अप करने के लिए कोई नहीं मिलेगा तो उस केस में उनकी जो स्पिन है वो फ्रैक्शन में होगी। ऑल्दो फर्मियंस के केस में आपके पास स्पिन कब होल नंबर में आती है? जब उनके पास इवन नंबर आ जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास फर्मियंस के केस में जो स्पिन आती है वो हमेशा फ्रैक्शन में होती है। ठीक है, लाइक ये आपके पास है लाइक आपके पास ये टेबल है, इसमें देखो, अगर प्रोटॉन नंबर इवन है, आपके पास मास नंबर इवन है। मास नंबर कब आपके पास इवन होगा? कि आपके पास न्यूट्रॉन नंबर भी इवन है। ठीक है, दोनों इवन है तो उस केस में स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन की आपस में पेयरिंग हो जाएगी जितने भी इवन नंबर हैं, और न्यूट्रॉन की आपस में पेयरिंग हो जाएगी, तो वो सारी आपस में एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे सारे न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन वाले सारे आपस में एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अल्टीमेट स्पिन क्वांटम नंबर अब इस केस में हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास क्लास प्रोटॉन नंबर जो है वो ऑड हो, या मास नंबर हमारे पास जो है वो इवन हो, तो उस केस में हमारे पास दो केसेस आते हैं। या तो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर एक होल इंटीजर होता है, यानी 1 3 1, या फिर हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में होता है, यानी 1/2 3/2 1/2 1/2 5/2। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर हम जो कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन है, मतलब इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक फॉर्मूला आपको दे दिया और उससे आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो कुछ केसेस में हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में आएगा, और कुछ केसेस में आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो होल इंटीजर के फॉर्म में आएगा। बट ओवरऑल जनरली ये कहा जाता है कि जो फर्मियंस हैं उनके लिए आपके पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आपका जो है वो फ्रैक्शन में होता है, जबकि जो आपके बोसॉन्स हैं उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपका ओवरऑल एक होल नंबर होता है। ठीक है, ये जो बुक है इसमें या क्या कह रहे हो मुसव्वर? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो राइट हैंड रूल आपने पढ़ाया अभी, जो मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव हम्म, चार्ज का, तो उसकी तस्वीर है आपके पास या बुक में इंटरनेट से? आगे क्या बोला मुझे नहीं समझ आई। इनका वो उससे ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा।
मतलब मैम वो कह रहे हैं कि उसकी राइट हैंड रूल कौन सा है, एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, एक कर्ल राइट हैंड रूल है, दो किस्म के हैं। तो जो आप पढ़ा रही हैं इसके जो विद रिस्पेक्ट, वो उसकी काइंडली पिक्चर वगैरह आप साथ लगा लेती तो ज्यादा क्लैरिफाई हो जाता। राइट हैंड रूल की नहीं मैम, राइट हैंड रूल को जैसे आप देखें ना, वो फिजिक्स की बुक है, उसमें फर्स्ट सेकंड की बुक है जिसमें तो वो सारा उन्होंने राइट हैंड बनाया हुआ है, साथ में जो फिंगर, जो कर्लिंग फिंगर है उनकी मूवमेंट, तो उससे ज्यादा क्लैरिफाई। एक तो चीज जो मैंने भी आपको देखी है मैम अक्सर से, वो देखेंगे यही है वो। अच्छा आपने मुझे भेजी है, मैं देखती हूँ। राइट हैंड रूल का अच्छा इसमें वो पिक्चर ढूंढो जिसमें आपका जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। वो तो फ्लेमिंग भी आता है, जो मैग्नेटिक ठीक फोर्स है, वाला। हाँ जो आपका थंब जो रूल आपको थंब जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन शो करता है, ये वही रूल है। ठीक है। जी मैम। अच्छा फिर उसके बाद क्लास आपका अगर इन केस ऑफ न्यूक्लियाई है और आपका न्यूक्लियाई इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास कोई सैंपल प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियाई जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप उनको विजुअलाइज करो तो वो कुछ इस तरह होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमारे पास कोई फील्ड नहीं है तो हमारे जो न्यूक्लियाई हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड हैं। बट अब मैं क्या करती हूँ, उन न्यूक्लियाई को जो है वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख देती हूँ। तो वो न्यूक्लियाई जो हैं वो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ओरिएंट हो जाएंगे, या तो विद द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड। अब वो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में अलाइन होंगे या कितनी उनकी पॉसिबल ओरिएंटेशन होगी, उसको कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फिक्स्ड फॉर्मूला है जो कि इक्वल होता है 2i+1 के। यानी यहाँ पे अगर नेक्स्ट आप देखो तो यहाँ पे उसने एक न्यूक्लियाई आपको दिखाया है और उसने कहा है इसका स्पिन क्वांटम नंबर है हमारे पास हाफ। ठीक है, और अगर कोई फील्ड कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये न्यूक्लियाई रैंडमली ओरिएंटेड है। बट आप क्या करते हो कि आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो अपने सैंपल को। उस केस में ये विद द फील्ड अलाइन होता है या अगेंस्ट द फील्ड अलाइन हो सकता है, क्योंकि इसके पास दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है। और वो मुझे कैसे पता चला कि मेरे पास दो ही पॉसिबल ओरिएंटेशन है इसको अलाइन करने की, फ्रॉम दिस स्पिन क्वांटम नंबर जो कि है हाफ। तो इस हाफ को मैं इस फॉर्मूला में पुट करूंगी जो मेरे पास है 2i+1, वेर i इज द स्पिन क्वांटम नंबर। अगर i की वैल्यू हाफ है तो इस हाफ को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1+1 = 2। 2 का मतलब है, 2 को कहा जाता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है कि अगर आप इस न्यूक्लियाई को किसी फील्ड में नहीं रखा तो उस केस में वो रैंडमली ओरिएंटेड है। बट जब आप उसको फील्ड में रखोगे तो इसकी जो स्पिन स्टेट्स हैं वो डीजनरेट नहीं रहेंगी, वो नॉन डीजनरेट हो जाएंगी। ये उसी तरीके से जब आप एक